टेढ़ा आ रहा है, इसको ऐसा घुमा सकते हो पर नहीं, नीचे का सही है। मेरे को लग रहा है कुछ सही आ रहा है। ठीक, क्या करने जा रहे हैं? सही आ रहा है। थोड़ी सी टेढ़ी दिख रही है स्क्रीन। ठीक है चलो। हेलो एवरीवन, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो एवरीवन, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ग्रेट। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं एग्जाम ओरिजिनल्स में। आज से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरी आवाज कैसे आ रही है? ढंग से नहीं आ रही होगी। अब मेरी आवाज बेटर आ रही होगी। चलिए, मेरी आवाज आप सबको क्लियरली आ रही है? अब मैं कमेंट्स भी देख सकता हूं। साथ ही साथ आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट रहा है आप सभी के लिए। लोगों को बहुत डाउट रहता है, समझ में नहीं आता है सर, बिल्कुल सिर के ऊपर से निकल रहा है इकोनॉमिक्स। एंड मैंने बच्चों को देखा है कि आप एमपीपीएससी में घिसटते हैं कि किसी तरीके से एमपी इकोनॉमिक्स कवर हो जाए तो मेरा झंझट छूटे, बस मैं किसी तरीके से दो चार आंसर भी सही कर लूं तो बहुत है। इकोनॉमिक्स ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स के लिए मैं एक चीज आपको बता सकता हूं कि अगर आपने पढ़ लिया तो जितने सवाल आप अटेम्प्ट करोगे सारे सही रहेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज वेरी वेरी इजी व्हेन इट कम्स टू द ग्राउंड रियलिटी। बहुत सिंपल है इकोनॉमिक्स। हमें अपने मन से डर निकालना है। हाँ, समझना थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, थोड़ा टाइम लग सकता है। सिलेबस छोटा है, सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, तो हम टाइम लेके अच्छे से कवर अप करेंगे। क्या यहां तक सारी चीजें सबको क्लियर है? क्या यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर हैं? तो कैन वी स्टार्ट विद द लेक्चर देन? ठीक है, मेरी बुक रखी हुई है। ग्रेट। चलिए, अब मुझे सेक्शन दिख रहे हैं। हिमांशु, मेघना, इशरत, फाजला, साक्षी, मोनिका। ग्रेट। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमी। बट इकोनॉमी में क्या है ऐसा, या इकोनॉमी क्या होती है? तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, पहले समझेंगे। एकदम भागना नहीं शुरू करना है, पहले हमें समझना है, फील करना है क्या इकोनॉमी है, और उसके बाद हम करना चालू करेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, ये प्रीलिम्स में यूनिट 6 के अंदर आता है। सिर्फ 2 लाइनें लिखी हुई है इकोनॉमिक्स के लिए। तो प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत वेग है, यानी बहुत अजीब सा है। मेंस में बात करें तो पेपर 2 का जो पार्ट बी है, उसकी जो यूनिट नंबर 1 है वो इंडियन इकोनॉमी है, और यूनिट नंबर 2 आपकी मध्य प्रदेश की इकोनॉमी है। लेकिन मध्य प्रदेश की इकोनॉमी करना आसान रहेगा,
क्योंकि सिंपल है, लेकिन पहले आपको यूनिट 1 करनी पड़ेगी, चीजें समझनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम फील करेंगे कि इकोनॉमी में पढ़ना क्या है या इकोनॉमी होती क्या है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द इकोनॉमिक्स पार्ट। लेट्स स्टार्ट विद द इकोनॉमिक्स पार्ट। हाँ, I know, I know you people are scared of economics, but in these classes you will feel what economics is. Economics को समझना नहीं है, हमें महसूस करना है। दूसरी चीज, इकोनॉमिक्स शायद आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन सकता है इन क्लासेस के बाद, तो उस चीज के लिए तैयार रहिए और अपने आप को अजीब मत समझिएगा अगर अच्छा लगने लगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए कुछ फेमस सेइंग है, इन इकोनॉमिक्स द मेजॉरिटी इज ऑलवेज रॉन्ग। So this is a scary statement. In economics, you think this is right, but that is not right. ठीक है, इकोनॉमिक्स जब तक, इसके स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जब तक इकोनॉमिक्स को आप पूरा नहीं समझोगे ना, आपका दिमाग कहीं ना कहीं मिसहैप्स करता रहेगा। तो इसीलिए मेरा सजेशन है आप लाइव अटेंड कीजिए ये क्लास, क्योंकि दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। एंड मैं बता रहा हूं 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो इकोनॉमिक्स छोड़ के जाते हैं। ठीक है, अगर आप इकोनॉमिक्स करके जा रहे हैं तो आप उनसे बेटर हैं, ना सिर्फ प्रीलिम्स में बट मेंस में भी, क्योंकि आपके आंसर्स में वो क्वालिटी, वो अंडरस्टैंडिंग झलकेगी। तो बोलते हैं ना, आपको रैंक लाने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है बाकी स्टूडेंट से, वो ये रहेगा कि आप लाइव अटेंड कीजिए। नहीं कर सकते, रिकॉर्डेड कर रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन जो आपके डाउट्स है ना वो क्लियर करिए। लाइव क्लासेस में तुरंत डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, इसलिए मैं लाइव क्लासेस को प्रमोट करता हूं। ठीक है, आगे, एन इकोनॉमिस्ट इज एन एक्सपर्ट हु नो टुमारो Why the things he predicted yesterday didn't happen. अगर मैं कल, मतलब इकोनॉमिक्स इतनी सही चीज है कि आपको रीजन बता देती है कि आपने जो सोचा था कल या परसों वो क्यों नहीं हुआ आज। आप जो प्रिडिक्ट करते हैं ना, उस प्रिडिक्शन के लिए इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है, और इकोनॉमिक्स डे टू डे लाइफ में यूज होता है। इफ यू टॉक अबाउट योर मदर हैज टू मैनेज द इकोनॉमिक्स ऑफ अ किचन। इफ यू टॉक अबाउट योर फादर, आपके पूरे घर का इकोनॉमिक्स उनको मैनेज करना है। इफ यू टॉक अबाउट योरसेल्फ, तुम्हें अपनी एक्सपेंसेस, अपनी जरूरतें पूरी करनी है, मैनेजमेंट करना है। तो मनी मैनेजमेंट इज जस्ट अनदर नेम ऑफ इकोनॉमिक्स। सिंपल, इकोनॉमिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं है, इकोनॉमिक्स कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। इकोनॉमिक्स इज जस्ट दैट, ये देश अपना पैसा कैसे मैनेज करता है। इकोनॉमिक्स इज जस्ट दैट कि ये देश अपना पैसा कैसे मैनेज करता है। एम आई क्लियर टिल दिस पार्ट? कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप अपने घर के एक्सपेंस मैनेज कर लेते हो ना, आप खुद का खर्चा मैनेज कर लेते हो ना, दिमाग में रख लेते हो ना, आपकी मम्मा किचन का मैनेजमेंट देख लेती है ना। जरूरी नहीं मनी है, वहां पर चीजें, वहां पे कमोडिटी डिफरेंट है, खाने की चीजें हो गई या जो भी हो गया, वो वहां का मैनेजमेंट देख लेती है ना। हम सब डेली लाइफ में इकोनॉमिक्स करते हैं। देन व्हाई वी आर स्कैर्ड ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट? आज से स्कैर बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज नॉट अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज, it is about human choice and actions, how we deal with problems, how we deal with complications, how we take the task and complete it. ये इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स सिर्फ मनी से रिलेटेड हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स का मतलब है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आप समझ रहे हो, आप कुछ भी मैनेजमेंट कर रहे हो ना, कि कोई भी चीज आ रही है जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ शॉपकीपर, तो शॉपकीपर को इन्वेंट्री का मैनेजमेंट देखना है, दैट इज एन इकोनॉमिक्स। मनी मैनेजमेंट देखना है, दैट इज मनी इकोनॉमिक्स। अगर इन्वेंट्री का देखना है तो दैट इज इन्वेंट्री इकोनॉमिक्स। आप समझ रहे हो, कोई भी चीज का मैनेजमेंट, आना जाना, खर्चा कमाना, ये है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब समझ में आया? मुझे सबका यस चाहिए कमेंट सेक्शन में, मुझे सबका यस चाहिए कमेंट सेक्शन में। कम ऑन गाइस, ठीक है। You cannot avoid economics, dude. So better accept it and start learning it in a better way. ठीक है? Before we begin, economics is not tough, just as you think. It's logical. आप लॉजिक बनाने लगोगे ना इकोनॉमी में, बहुत मजा आएगा। ठीक है, बी अटेंटिव एंड आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि अगर डाउट आप अपने जहन में लेके बैठ गए ना, बहुत दिक्कत होगी बाद में। मेक प्रॉपर नोट्स, ये आपको रिवाइज करने में हेल्प करते हैं, और आपको 7 से 8 बार इस चीज को रिवाइज करना है, तब इकोनॉमिक्स आपको समझ में आएगी। एंड डिस्कशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, नॉट लर्न। वी डोंट हैव टू लर्न इकोनॉमिक्स, वी हैव टू डिस्कस एंड फील व्हाट इकोनॉमिक्स इज, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इकोनॉमिक्स इज। समझ में आया? इकोनॉमिक्स के एक इमेज बनना चालू हुई कि इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस से पहले माइंड मैप ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले बताओ, माइंड मैप के लिए
चलो मैं इकोनॉमिक स्टार्ट करता हूं, ठीक है। ये हमारा प्यारा इंडिया, इसमें रहते हैं लोग। सबसे पहले देश में लोगों के पास पैसा कैसे आता है? लोगों के पास पैसा कैसे आता है? वो काम करते हैं, कमाते हैं, बैंक में रखते हैं, बैंक वो पैसा किसी और को लोन देता है। तो जैसे मान लीजिए ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है, इसका पैसा सेविंग्स में गया, ये सेविंग्स किसी और के लिए लोन बन गई, इसने बिजनेस खड़ा कर लिया, बिजनेस खड़ा कर लिया, उससे इसने मनी कमाना चालू कर दिया। बहुत सिंपल टर्म्स में, इस मनी को इसने सेव किया और ये सेविंग किसी और के लिए लोन बन गई। समझ में आ रहा है? तो एक से दूसरा, से एक की सेविंग दूसरे का लोन, फिर उससे बिजनेस बनता है, कमाते हैं, फिर उसकी सेविंग किसी और का लोन। इस तरीके से हमारा बैंकिंग सेक्टर चलता है। तो अगर मैं लोगों के लेवल पे बात करूं मनी की, तो वो कहां से आती है? बैंक से आती है, लोन लेके आती है। आती है कि नहीं आती है? यस बोलो सब। बैंकिंग, बैंकिंग से समझ में आया? बैंकिंग कुछ नहीं है, इन लोगों के हाथ में पैसा कैसे आ रहा है, कैसे, जब आएगा पैसा तभी तो खर्च करेंगे, जब आएगा पैसा तभी तो खर्च करेंगे। बहुत ध्यान से समझना है, पूरा कंफ्यूजन धीरे धीरे यही निकलेगा। मुझे पता है आपको डाउट्स आएंगे, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बैंकिंग का मतलब समझ में आया? लोगों के हाथ में पैसा। अभी इस, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहां लोग रहते हैं, यहां सरकार रहती है। या तो लोग रहते कॉमन पीपल, या सरकार रहती है। बस दो ही टाइप के लोग होते हैं, या तो आप सरकार में हो या तो आप कॉमन पर्सन हो, ठीक है। इसके अलावा कोई कैटेगरी नहीं होती। इस कॉमन पर्सन में ही कुछ लोग सर्विस में होते हैं, जैसे पेरेंट्स हमारे, कुछ लोग बिजनेस में होते हैं जैसे विजय माल्या एंड ऑल, ठीक है। कुछ लोग बस यही होते हैं, सर्विस क्लास में होते हैं, बिजनेस में होते हैं, कुछ लोग, मतलब यही होता है। और क्या होता है? जस्ट अ सेकेंड, यहां तक सबको समझ में आया? सुनना, चलो ठीक है, हमें यहां तक चीज समझ में आई। तो सबसे पहला सेगमेंट हमें लोगों के नजरिए से इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। तो माइंड मैप में सबसे पहला विंग है आपका बैंकिंग, सबसे पहला विंग है आपका बैंकिंग, बैंकिंग इन इंडिया। अब जब बैंक की बात आती है तो दो टाइप की चीजें आपको पढ़नी है। सबसे पहली चीज स्टैटिक पार्ट, बैंकों की शुरुआत कब हुई, बैंक्स की शुरुआत कब हुई, कितने टाइप्स के होते हैं बैंक, ठीक है। इसके बाद कौन कौन से मेजर बैंक हैं, तो उसमें आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पढ़ना है, ठीक है। ये बैंकिंग के एकदम स्टैटिक पार्ट है। यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक सबको समझ में आया तो यस बोलो। यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो भाई यस बोल दो, ठीक है। बैंकिंग को बेहतर बनाने के लिए सरकार की स्कीम्स क्या हैं, ये आपके प्रीलिम्स में बहुत काम आता है, ठीक है। इनके अलावा, बैंक्स के अलावा क्या कोई और है जो लोन देता है, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हम इसी के अंदर पढ़ लेंगे। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सबको ये वाला विंग क्लियर हुआ? स्टैटिक पार्ट क्लियर हुआ बैंकिंग का? सबको स्टैटिक पार्ट क्लियर हुआ बैंकिंग का कि हम बैंकिंग में क्या पढ़ने वाले, कौन से बैंक है, क्या लोन देते हैं, ठीक है, कैसे चीजें मैनेज की जाती हैं। इसके बाद दूसरा विंग है आपका लॉजिकल, ये थ्योरेटिकल विंग है। इसके बाद आता है लॉजिकल विंग, कि बैंक्स कैसे लोन देते हैं, कैसे लोन देते हैं, ठीक है, या फिर लोन देना या सरकार कैसे चीजें मैनेज करती है, बैंक्स कैसे चीजें मैनेज करते हैं। तो एक होता है लॉजिकल विंग, लॉजिकल विंग, इसमें आपको पढ़ना है मॉनेटरी पॉलिसी, कि कैसे बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं, यानी पैसों का लेन देन, रेट्स कैसे डिस्कस होते हैं, कौन सा रेट ज्यादा होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट आपने सुना होगा ना, सेविंग्स रेट, इंटरेस्ट रेट, सुना है कि नहीं सुना है? जनरल लाइफ है, हम है भाई इंसान, तो हमारे पास
हो गई ना यार, अगर हम इंसान है तो हमारे पास मतलब हमें डील करना पड़ेगा बैंक से। तो इंटरेस्ट रेट हो गया, लोन रेट हो गया, कार लोन रेट हो गया, एसएलआर हो गया, सीआरआर हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको कवर अप करनी है। कैसे कैसे बैंक्स अपना पैसा मैनेज करते हैं, हाउ बैंक मैनेजेस मनी, हाउ बैंक मैनेजेस मनी। इसके अंदर हमें पढ़ना है डिफरेंट टाइप ऑफ रेट्स, ठीक है, मेजरली हमें यही पढ़ना है। यहां तक सबको चीजें समझ में आई? क्या किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक सबको सारी चीजें समझ में आई? यहां तक सबको सारी चीजें समझ में आई? क्लियर लिखो, मुझे सबका यस नो चाहिए भाई, क्लियर चाहिए, बिल्कुल मैं क्लियरली आपको बता देता हूं। इसके बाद सरकार के पास आ जाते हैं भाई हम। अब जैसे लोगों के पास पैसा मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स इज मैनेजमेंट, लोग पैसा कैसे मैनेज करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैंक्स, तो हमें बैंक के बारे में पढ़ना है। सेकंड, सरकार कैसे मैनेज करती है पैसा, तो देखो गवर्नमेंट की बात करें अगर, तो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, मानते हो टैक्स कलेक्ट करती है, मतलब ये आने का सोर्स है, तो हमें टैक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि नहीं, कि सरकार के पास कहां से पैसा आ रहा है, वो तो पढ़ना पड़ेगा ना। यहां पर लोगों के पास कैसे पैसा आ रहा है, लोन के थ्रू, हम लोन के बारे में इस सेगमेंट में पढ़ेंगे। समझ में आया? सरकार के पास कहां से पैसा आ रहा है, आपको पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद सरकार के पास पैसा आ गया, अब सरकार क्या करेगी, एक तो टैक्स से पैसा आता है, दूसरा सरकार के पास और भी तरीके हैं पैसा कमाने के, हम उनके बारे में पढ़ेंगे, टैक्स से आता है। अब सरकार के पास जो पैसा आया वो अपने देश को डेवलप करने में लगाती है कि नहीं लगाती है? तो देश को डेवलप करने में कैसे लगाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के थ्रू, ठीक है, यानी हमें गवर्नमेंट की स्कीम्स पढ़नी पड़ेंगी, खर्चे वाली गवर्नमेंट की स्कीम्स पढ़नी पड़ेगी, जहां पे पैसा खर्च हो रहा है, जहां पे खर्चा हो रहा है, कि कैसे कैसे अलॉट किए जाते हैं स्कीम्स को पैसे, समझना पड़ेगा यार भाई, पैसों की बात चल रही है। टैक्स से पैसा आया, स्कीम्स में गया, सब्सिडीज में जाता है। अब सर जो टैक्स का पैसा है यही तो पेट्रोल गैस की सब्सिडी, सरकार, पब्लिक डेट, ये सब धीरे धीरे और डिटेल में समझोगे। इसके अलावा ये पब्लिक से तो लेती है, दूसरी कंट्रीज से भी लेती है, कंट्री डेट। तो टोटल पैसा सरकार के पास इन्हीं तरीकों से आता है, टैक्स कलेक्ट कर लिया, अपने लोगों से उधार ले लिया। जैसे लोगों से उधार लेना क्या, सरकार ने बोला एक किसान विकास पत्र है, आप ये खरीदो, 8 साल बाद आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो अब हम हर महीने ये जब खरीदेंगे तो उसकी एक कॉस्ट होगी, वो सरकार को चली गई, 8 साल बाद पैसा डबल करके दे देगी सरकार। सरकारी बॉन्ड होते हैं जिनको टी बिल्स बोला जाता है, सब कुछ समझोगे आप, अभी अभी लोड मत लो, अभी बस हल्का फुल्का समझो। टी बिल्स, टी बिल्स का मतलब है कि सरकार टी बिल लेके खड़ी है, आप जाओगे बोलोगे कि टी बिल दे दो, सरकार बोलेगी 50 रुपए दो, एक टी बिल आपको मिल गया, ठीक है। टी बिल की डेट होती है कि 35 दिन बाद, मतलब आप समझ रहे हो, 365 दिन बाद, 181 दिन बाद इसको आप वापस लेके आओ, हम आपको ज्यादा पैसा देंगे। तो सरकार ने लोगों से उधार लिया, सरकार लोग से उधार ले रही, आई एम नॉट विजिबल, एम आई विजिबल नाउ? अब क्लियर दिख रहा है? अब क्लियर दिख रहा है? कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। चलो, तो सरकार टी बिल में क्या करेगी,
वो पब्लिक डेट हो गया, कंट्री हो गई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, इनसे भी तो सरकारें पैसा लेती हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। तो और भी कंट्री डेट या फिर बोल सकते हैं ना अदर डेट्स, लिख लो इसको, अदर डेट्स लिख लो, अदर डेट। ठीक है, तो पैसा कहां से आ रहा है वो देखना है, पैसा कहां खर्च हो रहा है वो देखना है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ। तो सेकंड विंग मैं बनाता हूं, सेकंड विंग में मैं बनाता हूं क्या, सेकंड विंग में आपको पढ़ना है सरकार वाला मैटर। इसके अंदर आपके छोटे छोटे विंग्स बनेंगे। सबसे पहले पढ़ना है आपको टैक्सेशन, इसके बाद पढ़ना है आपको सब्सिडीज, इसके बाद पढ़ना है आपको पब्लिक, इंडियन पब्लिक फाइनेंस, इंडियन पब्लिक फाइनेंस। क्या किसी को कोई दिक्कत है यहां तक, क्या किसी को कोई दिक्कत है यहां तक, ये बताओ। इसमें मैं और चीजें लिख दूं क्या, वैसे तो लिख ही दिया है। मतलब पब्लिक फाइनेंस में यही चीजें आ जाएगी कि बजट कैसे बनाया जाता है, बजट कैसे बनाया जाता है। सब्सिडीज में आ जाएगी आपकी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो गरीबों को खाना मिलता है वो कैसे मिलता है। टैक्सेशन में आ जाएगा डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी एटसेट्रा। ठीक है, क्या इस ये विंग सबको क्लियर है, ये वाली विंग सबको क्लियर है, ये बताओ। क्या ये वाली विंग सबको क्लियर है, मुझे सबका क्लियर चाहिए कमेंट सेक्शन में। क्लियर नहीं कुछ और लिख दो, ओके लिख दो, फटाफट ओके लिख दो। तो ये चीज समझ में आई कि अब सरकार कैसे पैसा मैनेज कर रही है, ये भी देखना है हमें। ठीक है, यहां तक सबको सारी चीजें समझ में आ गई। फिर हमने बोला था कि भाई बाहर भी तो देखना है कि बाहर की चीजें कैसे मैनेज करती हैं सरकार इन कंट्रीज से, या बाहर की जो अदर डेट होती हैं वो भी तो आपको देखनी है। तो उसके अंदर आप क्या पढ़ोगे, देखो। सबसे पहले हम कहां से उधार ले सकते हैं जल्दी बताओ, हम कहां कहां से, बैंक्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से उधार ले सकते हैं, वर्ल्ड बैंक से उधार ले सकते हैं। और कौन से बैंक से इंडिया अच्छे व्यवहार रखता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से उधार ले सकते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से उधार ले सकते हैं। इसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से उधार नहीं लेते, लेकिन ये इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है ना वो करने में हमारी हेल्प करता है। मतलब जैसे हम दूसरी कंट्री को अपना माल बेच रहे हैं, उनसे खरीद रहे हैं, तो ये डब्ल्यूटीओ उस चीज में हेल्प करता है। बाकी हम दूसरी ग्रुपिंग से भी ले सकते हैं, जैसे सार्क हो गई, आसियान हो गई, ASEAN, आसियान ग्रुपिंग है, इससे उधार ले लेते हैं, सार्क से ले लेते हैं। और कौन से खास ग्रुपिंग है, नाफ्टा से ले लेते हैं और OECD से ले लेते हैं। समझ रहे, ये अलग अलग ग्रुपिंग है जिनसे हम पैसा ले रहे हैं, जिससे सरकार पैसा ले रही है। क्या यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर हुई, किसी को कोई डाउट है, नो लिखो, नो लिखो। तो सरकार के पर्सपेक्टिव से आपको समझ में आ गया कि कैसे इकोनॉमिक्स चलेगी, सरकार के पर्सपेक्टिव से समझ में आ गया कि कैसे इकोनॉमिक्स चलेगी। इसके बाद ये चीज एक बड़े लेवल पे थी, हम और अब इंडस्ट्री के अंदर घुसते हैं। अगर मैं इंडस्ट्री के अंदर घुसूं, अब और लोगों के अंदर जज्बातों पे घुस रहे हैं। एक लोगों का बड़ा मैनेजमेंट देख लिया, सरकार का बड़ा मैनेजमेंट देख लिया, लेकिन अगर इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इकोनॉमिक्स कैसे मैनेज होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे चलता है, कैसे कमाई होती है, कौन कौन सी स्कीम्स है, सर्विस सेक्टर में कौन कौन सी स्कीम है, इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज में पैसा कैसे मैनेज होता है। उसके अलावा इंडिया में लोग अपने लेवल पे भी ट्रेडिंग करते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की यानी मैनेजमेंट की,
तो किसी चीज का मैनेजमेंट होगा, किसी चीज में मैनेजमेंट होगा। अगर आपकी इंडस्ट्री है, मतलब हो सकता है वो किसी भी चीज की इंडस्ट्री हो, उसका इकोनॉमिक्स हो सकता है वो इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर हो, उसका हो सकता है। एग्रीकल्चर अपने आप में एक इंडस्ट्री नहीं बोलेंगे, एक अपने आप में एक विंग है जहां पे लेन देन को समझना पड़ेगा। इसके अलावा लोग इंडिविजुअल लेवल पे भी इंडस्ट्री चलाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग। तो ये जो ट्रेडिंग है, जिसको हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं, ये भी तो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, क्योंकि लोग इसको डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स बहुत चीजों में हो सकती है, हो सकता है किचन मैनेजमेंट भी डाल सकते हैं, लेकिन सिलेबस में नहीं डाला। सिलेबस में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वही आपको पढ़नी है। स्टॉक मार्केट की इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है, स्टॉक मार्केट की इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो अब इसके बारे, हमने लोगों की इकोनॉमिक्स पढ़ी बैंकिंग में, सरकार की इकोनॉमिक्स पढ़ी यहां। इसके बाद हम सरकार की इकोनॉमिक्स के बाद एक इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर अब छोटे छोटे सेक्टर्स के बाद, अब बड़े लेवल पे हो गया। अब जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं इंडिया के अंदर, उनमें इकोनॉमिक्स कैसे चलती है, एग्रीकल्चर में कैसे चलती है, इंडस इंडस्ट्रीज में कैसे इकोनॉमिक्स चलती है, सर्विस सेक्टर में कैसे इकोनॉमिक्स चलती है। ठीक है। इसके बाद कैपिटल मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट, जो आप लोग स्टॉक मार्केट बोलते हो ना जिसे, उसे कैपिटल मार्केट बोला जाता है। तो इंडिविजुअल के लेवल पे जो इकोनॉमिक्स है वो बैंकिंग में आ गई। सरकार के लेवल पे हमें जो पढ़ना है उसके अंदर आता है टैक्सेशन, सब्सिडी और इंडियन पब्लिक फाइनेंस। इसके बाद हमें छोटे छोटे विंग्स पढ़ने हैं इंडिया में, जो अपने आप में इतने बड़े हैं कि उनकी इकोनॉमिक्स पढ़ना जरूरी है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस और कैपिटल मार्केट। क्या यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर है? यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ। ये चार चीजें, इसमें एक और चीज आती है जिसे हम बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अब देखो, आपने ये तीनों के बारे में पढ़ा, कैपिटल के बारे में पढ़ा, लेकिन इंडिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बहुत ज्यादा होता है। तो उस सेगमेंट के बारे में भी, वो पांचवी चीज है, एक दो तीन चार, और पांचवा एग्जाम्पल जो हमें पढ़ना है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पढ़ना है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स, ठीक है, इसको बोला जाता है एक्सटर्नल एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है। तो हमें एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में पढ़ना है। एक्सटर्नल सेक्टर में क्या क्या, समझ में आ गया सबको एक्सटर्नल सेक्टर क्या है? अब हम एज अ देश है, सरकार है, लोग है, लोग कुछ मटेरियल बनाएंगे तो बाहर की कंट्री को बेचेंगे, वहां से पैसा लोगों को आएगा, सरकार को नहीं आएगा। सरकार को जो पैसा आ रहा है वो सब यहां कवर्ड है, लेकिन मैं अगर जूते बना रहा हूं, मैं अगर नाइजीरिया में किसी को जूते बेच रहा हूं, तो वो पैसा मेरे पास आएगा। उसमें से कुछ हिस्सा टैक्स का सरकार के पास भी जाएगा, बट वो पैसा मेरे पास आएगा। तो वो पैसे का इकोनॉमिक्स कैसे चलता है, यानी जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तब चीजें कैसी रहती हैं, इंपोर्ट करते हैं तब कैसी चीजें रहती हैं। और बिलीव मी, ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। और ये है आपका सिलेबस इकोनॉमिक्स का। ठीक है। यहां हो गया ना यार, जगह तो भर गई है, मैं यहां लिख देता हूं। यहां लिख देता हूं, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है। इसको बोलेंगे एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर में आपको इंपोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, एक्सपोर्ट्स के बारे में पढ़ना है। जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ना है। अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऊपर नीचे होगा। तो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ना है, मेनली यही है। फिर उसके बाद आपको इस केस में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ना है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ना है, कि लोग हमारे यहां आके कैसे पैसा कमा रहे हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली आपका सिलेबस है इकोनॉमिक्स का। किसी को सिलेबस में दिक्कत हो तो बताओ, किसी को सिलेबस में दिक्कत हो तो बताओ, किसी को भी सिलेबस में दिक्कत हो तो बता दो।
इकोनॉमिक्स समझ में आ गई कि नहीं आई, ये बताओ। देखो, पहली बार में अगर इतना समझ में आ गया ना, आप लोग बहुत क्लियर हो। मैं बता रहा हूं, पहली बार में इतना समझ में नहीं आता है लोगों को। इकोनॉमिक्स पढ़नी क्या है? इकोनॉमिक्स है मैनेजमेंट ऑफ मनी। हमें सिर्फ मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है। अब मॉनेटरी इकोनॉमिक्स दो बड़े सेगमेंट में होती है, सरकार और इंडिविजुअल। सरकार में हमें तीन चीजें पढ़नी है, इंडिविजुअल पे हमें बैंकिंग पढ़ना है। इसके अलावा जो इनके अंदर और छोटे छोटे सेगमेंट है, ऐसे बहुत टाइप की इकोनॉमिक्स हो सकती है, लेकिन हमें ऑटोमोबाइल की इकोनॉमिक्स हो सकती है, ठीक है, आप कह सकते हो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की इकोनॉमिक्स हो सकती है, लेकिन हमें पढ़नी है मेजर लेवल पे इकोनॉमिक्स। तो उसमें 5 एग्जांपल हमें पढ़ने हैं। एग्रीकल्चर में इकोनॉमिक्स क्या है? क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत बड़ा हिस्सा है इंडिया का, सो दैट इज वाई इनकी इकोनॉमिक्स समझना बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री बहुत बड़ा हिस्सा है, सर्विस क्लास बहुत बड़ा हिस्सा है, तो इनकी इकोनॉमिक्स पढ़ना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये 3 पिलर्स है, ये 3 पिलर्स हैं किसी भी इकोनॉमी के। इसके अलावा कैपिटल मार्केट की इकोनॉमिक्स समझना जरूरी है, और ट्रेडिंग की इकोनॉमिक्स समझना जरूरी है। एक्सटर्नल मतलब ट्रेडिंग, कि हम किसी दूसरी कंट्री से ट्रेड कर रहे हैं तो क्या है। एकदम दिमाग में ना एकदम क्लैरिटी रखो, मैं पहले ही बता रहा हूं, जितना समझ में आ रहा है ना बहुत ज्यादा है, लोगों को समझ में आता नहीं है इतना, ठीक है। तो अब अगर हम सिलेबस की बात करें, तो सिलेबस में इश्यूज एंड इनिशिएटिव इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सर्विसेज इन इंडिया, ये हम कवर करने वाले हैं, बिल्कुल। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ये हम करने वाले हैं बैंकिंग के अंदर। फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब मैंने आपको बता दिया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टैक्सेशन सिस्टम, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, कैश ट्रांसफॉर्मेशन, फिस्कल पॉलिसी, ये भी हम करा दिया है। अच्छा, ये जो चीज होती है ना, इसको फिस्कल पॉलिसी के अंदर रखा जाता है। इसको फिस्कल पॉलिसी के अंदर रखा जाता है, ठीक है। ये मॉनेटरी पॉलिसी है, ये फिस्कल पॉलिसी है। तो ये वाला पॉइंट भी हम अच्छे से कवर अप करने वाले हैं, कोई भी चीज नहीं छूटी है इसमें। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम सब्सिडीज के अंदर करेंगे। अभी ट्रेंड क्या है, चैलेंजेस क्या है इंडियन इकोनॉमी के। अच्छा हाँ, दो टॉपिक मैं भूल गया। इसके अलावा दो चीजें और करनी है हमें। उसमें आता है सबसे पहले आपका गरीबी और बेरोजगारी, यानी पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। ये दो टॉपिक और हमें कवर अप करने हैं। ये दोनों जब तक हम नहीं कवर अप करेंगे, तब तक इकोनॉमिक बेनिफिशियरी, ये क्यों पढ़ना जरूरी है? अगर गरीबी है ना, तो अगर कोई आदमी गरीब है तो वो लोन नहीं ले सकता, लोन नहीं ले सकता, बिजनेस नहीं बना सकता, गरीब गरीब रहेगा, अमीर और अमीर होता जाएगा। इसलिए अगर आपको इंडिया की इकोनॉमिक्स तो आपने पढ़ ली, लेकिन इंडिया की इकोनॉमिक्स को बेहतर करना है, तो सबसे पहले पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, ये दो मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, इन दोनों का सोल्यूशन भी समझना है, और ये क्या प्रॉब्लम्स है ये भी हमें समझना है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट हम कवर अप करेंगे, ठीक है। रीजनल इंबैलेंसेस तो उसी के अंदर हो जाएगा। इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, फॉरेन कैपिटल यानी बाहर से जो पैसा आ रहा है वो क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज तो ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में करेंगे। उसके अलावा हम 6 चीजों के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एशियान, ASEAN होना चाहिए, आसियान होना चाहिए, सार्क, नाफ्टा एंड ओपेक। ये पूरा आपका सिलेबस है यूनिट 1 का। किसी को कोई डाउट कि सर आप ये नहीं कराओगे वो नहीं कराओगे? सिलेबस महसूस हो पा रहा है आपको? सिलेबस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। सिलेबस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। अब सिलेबस में किसी को कोई दिक्कत, क्लियरिटी से समझ में आया सबको सिलेबस? क्लियरिटी से सबको सबको सिलेबस समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। क्योंकि इस सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है, कौन सी चीज किस सेगमेंट के अंदर लाई कर रही है, क्यों पढ़ रहे हैं हम वो चीज, ये क्लियरिटी होनी चाहिए। बुक्स भी आपकी काफी अच्छी बनी हुई है, किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं है। इकोनॉमी हमारा 25 घंटे में खत्म हो जाएगा, क्या यहां तक क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बैंकिंग से। ठीक है, तो जब बैंक्स के बात आती है,
तो 3 टाइप के क्वाजी सेंट्रल बैंक से चालू किया था इंडिया ने। तो अब नई हेडिंग दीजिए बैंकिंग। हम बैंकिंग के अंदर घुस रहे हैं और बैंकिंग का स्टैटिक वाला पार्ट देख रहे हैं अभी, ठीक है, बैंकिंग का स्टैटिक वाला पार्ट देख रहे हैं। अब देखो, क्वाजी सेंट्रल बैंक्स इन इंडिया, मतलब ये सेंट्रल बैंक नहीं थे लेकिन सेंट्रल बैंक जैसे थे। तो बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इनकी एस्टैब्लिश डेट याद रखना, ठीक है। सबसे पहले हुआ था बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ कैलकाटा 1806 में। ये तीनों बैंक्स रहते हैं इनिशियली, बाद में इन बैंक्स को कंबाइन किया जाता है। इन 1921 these three presidency banks were amalgamated to form इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये पहला नेशनल बैंक है, पहला नेशनल बैंक है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था। क्या वो शन शन चलो ठीक है। तो ये सबसे पहले बैंक थे, ये सबसे पहला बैंक था। इसके बाद मैं देखो बहुत ज्यादा समय स्टैटिक पार्ट में नहीं बिताना चाहता हूं। ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक्स ऑफ इंडिया कौन सा? इंडिया ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक इज इलाहाबाद बैंक, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज इंडियाज ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1865। ये नाम आपको पता होना चाहिए। बैंक दैट हैज मल्टीपल शेयर होल्डर इज कॉल्ड जॉइंट स्टॉक बैंक्स, इज कॉल्ड जॉइंट स्टॉक बैंक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फर्स्ट बैंक ओन्ड बाय इंडियंस, इंपीरियल बैंक इंडिया का नहीं था, वो तो अंग्रेजों का था। सो दैट इज वाई द पहला बैंक जो इंडियंस मैनेज करते थे वो था पंजाब नेशनल बैंक, established in Lahore 1895. The PNB is one of the largest banks in India. However, the first Indian commercial bank which was wholly owned and managed by Indian was Central Bank of India. ये पहला बैंक था जिसे इंडियंस मैनेज करते थे, लेकिन और इसमें थोड़ी सी इंडियन थी और किसी और के शेयर भी होते थे। लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पहला ऐसा बैंक था जो पूरा इंडियन था, जो पूरा इंडियन था। तो अभी तक हमने इंपीरियल बैंक के बारे में पढ़ा, इलाहाबाद बैंक के बारे में पढ़ा, पंजाब नेशनल बैंक के बारे में पढ़ा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा। आपको पता होना चाहिए कि ये चार बैंक्स की खासियत क्या है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में बना था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड इंडियाज फर्स्ट स्वदेशी बैंक। इट्स फाउंडर वॉज सर सौरभ जी पोच खानावाला एंड इट्स फर्स्ट चेयरमैन वॉज सर फिरोज शाह मेहता। ये बड़ा नाम है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको चीजें पता होनी चाहिए। बैंक ऑफ इंडिया वॉज द फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन अ ब्रांच आउटसाइड इंडिया इन लंडन इन 1946। तो बैंक ऑफ इंडिया किस चीज के लिए फेमस है? ये पांचों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए? ये पांचों पॉइंट्स आपको, पांचों बैंक के नाम पता चल गए कि ये बैंक अपने आप में किस चीज को फेमस रखते हैं। इंपीरियल बैंक, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, इनकी अपनी 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 खासियत है, ठीक है। इसके बाद क्रोनोलॉजी समझ लो। 1770 में द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया वाज कॉल्ड बैंक ऑफ हिंदुस्तान और ये 1770 में एस्टैब्लिश हुआ था। क्लियर? 1770 में पहला इंडिया का बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान एस्टैब्लिश हुआ था। 1861 में पेपर करेंसी एक्ट वाज इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहां से मुद्राएं, पेपर मुद्राएं चालू हो गई थी, ठीक है। 1865 ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक एक्सचेंज बैंक इलाहाबाद बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। 1881 में ऑद कमर्शियल बैंक, द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया विथ लिमिटेड लाइबिलिटी टू बी मैनेज्ड बाय इंडियन बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन फैजाबाद। 1895 में पंजाब नेशनल बैंक, 1911 में सेंट्रल इंडियन बैंक, ठीक है। 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मिला के क्या बना दिया गया था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1935 में क्रिएशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये काय से बना था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, हमने पढ़ा है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लिखा हुआ था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाएंगे हम, और वो ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में बनता है। समझ में आया? 1949 में नेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी अब ये सरकारी हो गया है। पहले ये ब्रिटिश के पास था, ठीक है। इसके बाद 1949 में ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आती है, इसके बारे में अभी मत पढ़ो। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था। 1955 में नेशनल इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था। 1969 बैंकिंग हिस्ट्री का सबसे बड़े सालों में से है, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स चल रहे थे। सरकार ने बोला एक काम करो, अब से आप प्राइवेट नहीं हो, अब सारे बैंक सरकारी होंगे। तो 14 बैंक्स को सरकारी बनाया गया था। सरकारी बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं नेशनलाइजेशन। रिजर्व बैंक का नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ है, 1935 में क्रिएशन हुआ है। ये हम रिजर्व बैंक के अंदर पढ़ेंगे। एक बैंकिंग की टाइमलाइन दे रहा हूं मैं, और कुछ कमिटीज हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। 1980 में 7 और मतलब बैंक्स को सरकारी बैंक बना दिया गया था। तो ये बैंकिंग की टाइमलाइन है, थ्योरेटिकल है पूरा। अगर मैं बैंकिंग की हिस्ट्री की बात करूं, मैं बैंकिंग की हिस्ट्री की बात करूं कि बैंक्स में कितने टाइप की चीजें होती हैं, या बैंक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो अगर इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम हम देखें, एक काम करो ये छोड़ दो, सिर्फ हमें बैंकिंग के बारे में पढ़ना है, ये सेगमेंट के बारे में पढ़ना है। एक काम करो, एक डायग्राम मैं बना रहा हूं, वो डायग्राम बनाओ मेरे साथ। एक डायग्राम बनाओ मेरे साथ, ठीक है। अब इंडिया का अगर बैंकिंग सिस्टम बैंकिंग सिस्टम पढ़ना है, थ्योरेटिकल वाले विंग की बात कर रहा हूं, तो सबसे बड़ा बैंक कौन सा होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अंदर 4 कैटेगरीज के बैंक आते हैं, ठीक है। रादर 3 कैटेगरीज लिखो, अभी अभी 4 मत लिखो। एक आते हैं, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी। शेड्यूल्ड शेड्यूल्ड बैंक्स। सबसे पहले कौन से आते हैं? शेड्यूल्ड बैंक। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। दूसरे होते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक, और तीसरे होते हैं स्पेशल बैंक्स। अब आरबीआई ने एक एक्ट बनाया है 1934 का। इसमें स्केड्यूल 2 के अंदर एक लिखा हुआ है कि कौन से बैंक स्केड्यूल्ड होंगे, कौन से नॉन स्केड्यूल्ड होंगे। सिंपल लिखा हुआ है। तो उसी के बेसिस पे शेड्यूल्ड बैंक्स को, अब शेड्यूल्ड बैंक्स को बहुत टाइप में, 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है कमर्शियल बैंक्स, और दूसरा होता है कॉरपोरेट बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स एंड कॉर्पोरेट कोऑपरेटिव बैंक, सॉरी कॉर्पोरेट कोऑपरेटिव बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। ये चीज समझ में आई। कमर्शियल बैंक्स के अंदर 4 चीजें आएंगी। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, यानी जो सरकारी बैंक्स हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, यानी एचडीएफसी, आईसीआई। फॉरेन बैंक्स, अगर कोई फॉरेन बैंक जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गया, वो इंडिया में अगर आना चाहे तो कमर्शियल प्रैक्टिस है, शेड्यूल्ड बैंक है, तो कमर्शियल इसके अंदर आएगा फॉरेन बैंक्स। और एक होते हैं जो रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए अलग से बनाए जाते हैं, इनको बोलते हैं आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स, समझ में आया। कोऑपरेटिव बैंक्स, अरे यार इसको और कैसे किया जाए?
ठीक है, चलो ये 4 हो गया ना। सबसे पहले कोऑपरेटिव बैंक्स का कॉन्सेप्ट समझो कि कोऑपरेटिव बैंक्स होते क्या है। कोऑपरेटिव बैंक्स होते क्या है, देखो इसमें एक बॉस है, यानी कोई प्राइवेट ओनरशिप है, और ये अलग अलग ब्रांचेस खोले हुए हैं। ठीक है, ये पैसा लेते हैं, लोन देते हैं और चलता है, इनका एक बॉस है। लेकिन एक दूसरे टाइप का बैंक होता है जहां पर 5 लोग हैं, इन 5 लोगों ने 100-100 रुपए जोड़े और 500 रुपए का एक बैंक बनाया। अब कोई आएगा तो इसमें से उसको लोन मिल जाएगा। ठीक है, किसी को डिपॉजिट करना है तो डिपॉजिट कर सकता है। तो जो कोऑपरेट करके बनाए जाते हैं उनको बोला जाता है कोऑपरेटिव बैंक्स। इनका कोई सिंगल ओनर नहीं होता, इनके बहुत मल्टीपल ओनर्स होते हैं। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बैंक होते हैं, जैसे अमूल है। अब अमूल कोई एक इंसान का नहीं है। अमूल का कॉन्सेप्ट क्या था, एक की डेयरी है, दूसरे की डेयरी है, तीसरे की है, चौथे की है, पांचवे की है। इन्होंने बोला हम गुजरात में रह के एक ही जगह पे रह के माल बेच रहे हैं, ठीक है, इतनी सी ऑडियंस है, उसमें हमारा कंपटीशन बढ़ रहा है, तो क्यों ना हम सब अपना माल एक बड़ी जगह पे भेजें, और ये गुजरात नहीं पूरे इंडिया में अपना माल बेचेगा। तो अगर हम मतलब 5 उंगली जो मिल गई मुट्ठी, तो अब ये मुट्ठी बन जाएंगे, तो हमारी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, पैसा ज्यादा हो जाएगा, और हम पूरे इंडिया पे कैप्चर कर सकते हैं। और अमूल की कोऑपरेटिव स्टोरी जो है वो बहुत सक्सेसफुल है। अमूल की जो कोऑपरेटिव स्टोरी है वो बहुत सक्सेसफुल है कि अगर अलग अलग बेचते तो उसी रीजन में बेचते, तो ये लोग आपस में ही एक दूसरे का धंधा काटते। लेकिन अभी क्या किया, इसने 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 और ऐसे 30,000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ अपना दूध देना चालू किया, मतलब अपना जो मिल्क का प्रोडक्शन उनके घर पे हो रहा है वो उन्होंने एक जगह पे इकट्ठा करना चालू किया, और ये इकट्ठा पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करने की शुरुआत अमूल ने करी। तो अमूल इज नॉट अ प्राइवेट फर्म, इसका कोई ओनर नहीं है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी है। सिमिलरली बैंक्स भी कोऑपरेटिव हो सकते हैं, जो किसी एक ओनरशिप पे नहीं है, बहुत सारी लोगों की ओनरशिप पे है। तो इसीलिए जब बैंकिंग की बात की जाती है तो कोऑपरेटिव बैंक्स में एक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू मान्यता रहती है, एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स रहते हैं। ठीक है, एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स रहते हैं, दूसरे रहते हैं एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव बैंक्स। एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, ये आपकी पूरी सिस्टम है। स्पेशल बैंक्स में आपका आ जाएगा डेवलपमेंट बैंक्स, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक्स है, डेवलपमेंट। इनका मकसद डे टू डे लाइफ में उधार देना, लोन लेना नहीं है, इनका मकसद रहता है सरकारों को उधार देना, लोन लेना। तो इंडिया में अगर कोई डेवलपमेंट बैंक होगा तो वो आरबीआई के अंदर होगा, लेकिन इसका काम बोलते हैं ना कि इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है, कि लोगों को लोन नहीं देता है, ये सरकारों को लोन देता है, बड़े लोन देता है। समझ में आया? तो ऐसे ही होते हैं, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट बैंक्स। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी होती है डिफरेंशिएटेड बैंक्स। इन बैंक्स की एक एक दो दो तीन तीन लाइंस हमें पढ़नी है, और फिर हमें मॉनेटरी पॉलिसी पे चलना है। क्या यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर है? जैसे कोई भी बैंक है आपका, आप कोई भी बैंक बोलोगे ना, वो यूजुअली पब्लिक होगा, प्राइवेट होगा, या ज्यादातर। ठीक है, आरआरबी क्या होगा? आरआरबी इज रीजनल रूरल बैंक्स, मतलब जो रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए बैंक्स बनाए गए हैं वो आरआरबी है। ठीक है, ये जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक होता है वैसे ही होता है, लेकिन थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स आपने बहुत सारे, मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी है, ऐसे बहुत, मध्य प्रदेश ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक्स आपने सुना होगा, तो ये मध्य प्रदेश सरकार का है। ठीक है, ऐसे ही सेंट्रल लेवल पे भी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। समझ में आया? तो कोऑपरेटिव बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स किस चीज पे फोकस करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद मिले। कमर्शियल बैंक प्रॉफिट्स पे फोकस करते हैं। ठीक है, नॉन शेड्यूल बैंक वो होते हैं जो शेड्यूल 2 में शेड्यूल लिस्ट के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, मतलब जो बैंक छोटे छोटे बैंक्स होते हैं ना, जो रजिस्टर्ड नहीं है और इनमें से किसी कैटेगरी के अंदर नहीं आ सकते, वो नॉन शेड्यूल बैंक्स है। आज मैं अपना एक बैंक खोलूं परमिशन लेके, और 5 लाख से कम का मेरा कैपिटल है, मतलब 5 लाख कुछ भी नहीं होता यार बैंकों के लिए, तो 5 लाख से कम कैपिटल है, तो मैं नॉन शेड्यूल बैंक में आऊंगा। ठीक है, स्पेशल बैंक काय के लिए यूज होते हैं? स्पेशल बैंक डेवलपमेंट के लिए यूज हो रहा है, बड़े लोन्स के लिए यूज हो रहा है,
वो डे टू डे लाइफ में, ये डे टू डे लाइफ में काम करते हैं, ये डे टू डे लाइफ में काम करते हैं। तो जो डे टू डे लाइफ में काम करते हैं ना, वो शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं। जो इतने डेवलप नहीं हुए कि वो शेड्यूल्ड बैंक्स बन जाए, वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं। और स्पेशल बैंक्स होते हैं जो डे टू डे लाइफ में इंटरैक्ट नहीं करते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ये बैंकिंग की कहानी है, ठीक है। यानी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कमर्शियल, कोऑपरेटिव, रीजनल, रूरल, फॉरेन। कमर्शियल के अंदर प्राइवेट, पब्लिक और भी आते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? फाइनेंशियल। बस अभी इतना ही है आपके लिए, इतना काम का है बस इसमें। ये बाकी चीजें हम बाद में करेंगे। फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट, मतलब ये जो प्राइमरी मार्केट होता है, सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट होता है, ये सब हम बाद में करेंगे। अभी कंफ्यूज हो जाओगे, अभी सिर्फ बैंक्स पे रहो, अभी सिर्फ बैंक्स पे रहो, ठीक है। चलो, यहां पे लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। आई होप आपको बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स समझ में आ गए होंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, क्योंकि ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। अगर आपने इकोनॉमिक्स ही नहीं समझी तो ये सब चीजें आप नहीं समझ पाओगे। आपको पता है कि हाँ, लोगों की इकोनॉमिक्स समझनी है, इसलिए मैं बैंकिंग पढ़ रहा हूं। बैंकिंग जब मैं पढ़ना चालू करता हूं तो दो विंग आती है, एक स्टैटिक, एक लॉजिकल। स्टैटिक विंग के अंदर मुझे पूरे इंडिया के बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है कि कितने बैंक्स होते हैं, क्या करते हैं, हर बैंक में डिफरेंस क्या है, क्या क्या कैसे कैसे चीजें होती है, आरबीआई क्या है, आरबीआई के फंक्शंस क्या है, स्टेट बैंक क्या है, इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री क्या है। और लॉजिकल में मुझे मॉनेटरी हिस्ट्री पढ़नी है, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़नी है। ये आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। आई होप आप लोगों को इकोनॉमिक्स थोड़ा समझ में आना स्टार्ट हुआ होगा एंड थोड़ी सी क्लियरिटी मिली होगी। चलिए, थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट। कल मिलेंगे हम इस सेशन में, जहां पर हम कंटिन्यू करेंगे बैंकिंग सेक्टर के साथ, और फिर टाइम मिला तो मॉनेटरी पॉलिसी के साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। हैप्पी टीचर्स डे।